जो है बेसिक स्टार्ट हो रहा है, राइट। आप मेन क्वेश्चन डाल रहे हैं और ए से स्टार्ट हो रहा है, इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड उसका सब जो हेडिंग आएगा वो आपका होगा स्मॉल ए से। अगर हम शुरू करें तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें और उसका जो आएगा वो रोमन में आएगा। तो ये फॉर्मेट जो है वो प्लीज़ कोई भी चेंज ना करें। अगर ए है, ए का सब जो है वो 1 है और 1 का सब जो है रोमन चल रहा है। और रोमन का अगर आप कोई टॉपिक्स ले रहे हैं तो वो स्मॉल ए बी सी डी में चलना चाहिए। तो वो ये 3 मार्जिन लाइन जो आपको दी हुई है उसी के अंदर आप उसको फॉलो करें ताकि सबका पेपर जो है वो एक जैसा दिखे। और फॉन्ट जो है कैसा यूज़ करना है उसमें टाइम्स रोमन दिया हुआ है और फॉन्ट साइज जो है वो 12 का सेट करके दिया हुआ है। प्लीज़ कोई भी सेटिंग को चेंज ना करें। अब यहाँ पर हाँ मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। उसमें आपके बाद में यहाँ पर हम 40 मार्क्स का जो है वो पीटी का टेस्ट ले रहे हैं और नेक्स्ट जो चलने वाले हैं वो आपको अभी इस टाइम अगर हम बैठे हैं तो समझा सकते हैं कि जो पीटी 1 आपका जो होने वाला है वो होगा 40 मार्क्स का, जिसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 to 5 के लिए जो हम एक्टिविटी लेने वाले हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी जो होगी आपकी एक्टिविटी जो होने वाली है वो 1 to 5 के लिए होने वाली है 10 मार्क्स की, ठीक है। ये आ जा रही है हमारे से 1 to 5 के लिए। पहले तो 1 to 5 का क्लियर कर देते हैं। तो इसके बाद में हमारा होता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एंड मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी, ठीक है, MAA। तो इसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा ये होगी 10 मार्क्स की, ये भी 1 to 5 के लिए। और लास्ट हमारा जो पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का, राइट। तो यहाँ पर एनुअल एग्जाम का या हाफ ईयरली का पेपर अगर हम मानते हैं तो वो होगा 80 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपका नहीं 60 के लिए होगा 60 मार्क्स का। तो ये आपका टोटल ओवर मिला के हो जाता है 100 मार्क्स, ठीक है। नोटबुक पोर्टफोलियो 60 हो जाएगा, नोटबुक हो जाएगा 10 मार्क्स। ये आपका होता है 100। पोर्टफोलियो वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा 6 to 12 के लिए, ठीक है। 6 to 12 के लिए अगर हम बात करें तो आपका PT1 जो होगा अब 9, 11, 12 में जो है वो चेंज हो जाता है। सबका कॉन्सेप्ट जो है उसमें अभी जो गाइडेंस निकला है सर्कुलर के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 6 to 8 की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो हो जाएगा PT1 कन्वर्ट हो जाएगा। 40 मार्क्स का जो PT हम ले रहे हैं वो कन्वर्ट होगा 5 मार्क्स में। फिर सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी भी हो जाएगी आपकी 5 मार्क्स की, मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी हो जाएगी 5 मार्क्स की। फिर उसके बाद में आपका पोर्टफोलियो जो हो जाएगा वो होगा 5 मार्क्स का और आपका 80 मार्क्स का हो रहा है पेपर, हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम जो भी है वो होगा आपका 80 मार्क्स का। ऐसे करके आपका हो जाता है 100 मार्क्स, ठीक है। तो अब PT1 के बाद हमें सभी को हाफ ईयरली के लिए 2 एक्टिविटीज़ देनी है और PT2 होने के बाद एनुअल एग्जाम के लिए 2 एक्टिविटी देनी है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। आपको कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं कोई बोलेगा, आपको अपने मन से अगर आप जो हमने अभी किया था जैसे मणिपुर नागालैंड लगता है हमारा, राइट। अब 8 इंटीग्रेटेड के बेस पे अगर आप ये एक्टिविटी दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है ताकि हमें दोबारा से कोई और अदर एक्टिविटीज़ नहीं देनी पड़े। आप अभी से उस पर चलिए कि आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है वो 8 इंटीग्रेटेड बेस पे देनी है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप 2 सब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइंस है, साइंस और मैथ्स आपस में कहीं 2 ऐसे कोई टॉपिक ऐसा मैच हो रहा है कि ये मेरे टॉपिक में भी आ रहा है और ये मैथ्स के टॉपिक में भी आ रहा है, तो आप उसको कंबाइन करके भी करवा सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए आपस में कौन सा टॉपिक है जो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटी दोनों ही तरफ आपको 8 इंटीग्रेटेड बेसिस पे देंगे, तो आपको लास्ट में जाकर दोबारा से 8 इंटीग्रेटेड के लिए मेहनत नहीं करनी, ठीक है। ये डन हो गया। हाँ सर मैम, एग्जीबिशन अगर करवा दिए जाए बीच में तो हमारे सबके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये वाली जैसे जैसे हमारा PT2 होता है वैसे आप ये जो मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी है या सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के टॉपिक्स आप दे दीजिए, फिर उसके बाद हम उसको कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों का भी एक लगेगा उन्हें कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बनवा लीजिए, चार्ट बनवा लीजिए जो, या ऐसा कुछ रनिंग मॉडल बनवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप PT2 के बाद वर्क कर सकते हैं क्योंकि हाफ ईयरली में जब पूरा रिजल्ट हमारा बनेगा तो ये ओवरऑल स्टार्ट करेगा। और टर्म 1 में आपका ये पूरा आ जाएगा हाफ ईयरली और टर्म 2 में हाफ ईयरली चेंज हो जाएगा एनुअल में और PT1 चेंज हो जाएगा PT2, ठीक है। टर्म 1 टर्म 2 सेपरेट हो गए। टेस्ट के मार्क्स जो है वो हम इसलिए ले रहे हैं बाय चांस अगर बच्चा कोई न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, जो नहीं आया है। लेकिन इस बार हमें ये करना है, ये हमेशा ध्यान रखना,
क्लास टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर किसी बच्चे ने PT1 की एग्जाम नहीं दिया, मान लीजिए कोई बच्चा PT1 के बाद आया, ठीक है, तो जब हम BRC में रिजल्ट भेजते हैं 1 to 8 के लिए, तो ये इशू आया था कि कुछ बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, तो हम उसका री एग्जाम करते हैं, ठीक है। ये हम ध्यान रखें कि कोई बच्चा अगर PT1 के बाद आया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे आगे बता दीजिए, सबको बता दीजिए कि इस बच्चे ने PT1 एग्जाम नहीं दिया तो हमें इसका PT1 कंडक्ट करवाना चाहिए। ये बोल सकते हैं हाफ ईयरली में या फिर एनुअल में, जब भी कुछ भी कोई सा भी बच्चा एब्सेंट हो जाता है, लीव पे चला जाता है, बीमार है, शादी में गया हो, कहीं पे भी गया तो उसका एग्जाम मिस नहीं होना है, हमें वो एग्जाम इन रनिंग क्लासेस में या कहीं पे भी उसको वापस लेना है, ठीक है। स्पेशली फॉर 1 to 8, क्योंकि BRC में जब रिजल्ट भेजना होता है तो हम उसे फेल नहीं कर सकते, हमें उसे पास करना है एनी हाउ कंडीशन। तो हम क्यों ना हमारे रिकॉर्ड में उसको मेंटेन करके चले, जब भी कोई अगर मांगे तो हम क्यों मतलब अननेसेसरी उसको मार्क्स बढ़ा करके पास करने की जगह हम ये क्राइटेरिया रखें कि हमें उसे जेन्युइनली पास करना है कॉपरेटिव। इस तरीके का पेपर हम अटेम्प्ट करें, जैसे कि ज्योति मैम ने कहा कि हम पेपर पैटर्न जो बना रहे हैं वो एवरेज बच्चों के हिसाब से और हमारे एक्सीलेंट बच्चों के हिसाब से बनाएं। ऑब्जेक्टिव दिए इसीलिए जाते हैं ताकि बच्चा जो है जो एवरेज है वो हम अगर पेपर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको समझ में आ जाए, अच्छा ये इसका ये 4 ऑब्जेक्टिव में इसका ये आंसर है, बच्चा टिक कर ले तो एटलीस्ट 10 मार्क्स 14 मार्क्स जो है वो गेन कर ले। और जो अच्छा एक्सीलेंट बच्चा है वो तो कर ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर की क्वालिटी को इस तरीके से सेट करें कि बच्चा फेल ना हो, ताकि हमें उसे अननेसेसरी पास करने की एट दी लास्ट ज़रूरत ना पड़े। 1 to 8 तक के लिए मैं बोल रही हूँ, 9 to 12 के लिए हम फिर भी उनकी री एग्जाम लेके कंडक्ट करवा के उसको बार बार जो है प्रोसेस में ला सकते हैं। लेकिन 1 to 8 के बच्चों के लिए इतनी सारी मेहनत हम नहीं कर पाएंगे उनके साथ में, क्योंकि वो भी बहुत परेशान होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। हम कोशिश ये करके चले कि हम उन्हें पास करें, बाद में करने की जगह हम उसको उसी टाइम अगर लग रहा है कि बिल्कुल नहीं कर रहा तो हम री एग्जाम पे फिर आगे करना है। बस एक अटेंडेंस भी मिलना चाहिए। हाँ, अटेंडेंस भी, हाँ। एक क्वेश्चन था कि जैसे बच्चों को अगर पता चल गया कि री एग्जाम होने लगी है तो बच्चे क्या फॉर गारंटेड ले लेंगे इसको? हाँ, तो हम ये बच्चों को ना बताएं कि आपकी री एग्जाम होने वाली है। हाँ, नहीं हम नहीं बताएंगे। हाँ, बस और एक्चुअली टीचर्स में भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि बच्चों को पता ना चले कि हम उनकी री एग्जाम लेने वाले हैं, क्योंकि वो लोग क्या फिर फायदा उठाएंगे, शादी में नहीं भी जाना होगा तो शादी में चले जाएंगे, मतलब एग्जाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। नहीं, री एग्जाम के लिए उन्हें ना हाँ, बोले, लेकिन बस। हम अपने एंड पे उसकी री एग्जाम ले, उसके आने के बाद हम उसके पेरेंट्स को पर्सनली इन्फॉर्म कर दें कि आपका बच्चा इस एग्जाम में एब्सेंट था, इस डेट को हम आप इस बच्चे की एग्जाम लेने वाले हैं, तो आप फीस भी ले सकते हैं, फीस भी ले सकते हैं। नहीं सर, वो जैसे PT1 और हाफ ईयरली वैसे एक सिस्टम है जो एप्लीकेशन लेते हैं, कोई पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उनसे एप्लीकेशन ले लेते हैं ये री एग्ज़ाम का, तो उनको लगता है कि हाँ मेहनत करना पड़ा होगा, फिर क्या होता है उससे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है, अपने अटेंडेंस रजिस्टर में पाउच डाल लीजिए लीव का और इस प्रकार के पेरेंट्स एप्लीकेशन का। तो ऐसे एप्लीकेशन का जब हमारे पास ग्रुप आ जाता है, समझ में आ जाता है कि कितने बच्चों और कौन से पेपर छूटे हुए हैं, अकॉर्डिंगली हम फिर एग्जाम कंटेंट से प्लान करवा सकते हैं। वो एक लीव एप्लीकेशन की फाइल बनी हुई है, जब भी कोई बच्चा एग्जाम के पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि वो नहीं आने वाला